हेलो प्रिय दोस्तों, छात्रों, आप सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। जो भिन्न-भिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे प्रिय छात्र हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी, आर्मी या टेट, सीटेट या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपके लिए मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? प्रश्न एक बार फिर, चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर होगा सही उत्तर इसका होगा उत्तर प्रदेश, आंध्र, पंजाब, हरियाणा। चार विकल्प आपके सामने। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत में उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन व गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, लेकिन बाद में 1999 में उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक मात्रा में, चीनी महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित हो रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भारत की पंडित विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है, इसलिए इसका सही ऑप्शन तीसरा होगा। तीसरा, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इतिहास से। प्रश्न नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, देवगिरी, कन्नौज, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं, देवगिरी नहीं, कन्नौज नहीं, लाहौर थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय क्षेत्रों का प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक नियुक्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक नियुक्त हुआ। उसकी राजधानी लाहौर में थी, बाद में उसे बदल करके दिल्ली लाया गया। पहले लाहौर और बाद में दिल्ली हुआ, इसलिए इसका चौथा विकल्प, फोर्थ विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 4, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, नेपच्यून, बृहस्पति और मंगल। बताएं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। यह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और शुक्र के बाद सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 48 करोड़ 32 लाख मील और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 11 गुना बड़ा है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में 9 घंटा 50 मिनट
तथा सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। इसका घनत्व जल से 1.34 गुना तथा इसके तल का गुरुत्व पृथ्वी की अपेक्षा 2.64 गुना अधिक होता है। तो याद रखें, बृहस्पति होगा सबसे बड़ा ग्रह। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, बृहस्पति, बुध, धरती। तो पूछ रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, इसके चारों ओर हजारों वलय हैं। शनि पहला विकल्प सही होगा। ये सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है शनि, और इस शनि ग्रह के चारों ओर हजारों वलय हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं। सूर्य से शनि की दूरी 1 अरब 47 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। याद रखें, सूर्य से शनि ग्रह की दूरी 1 अरब 47 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 29 सही 1/2 वर्ष लगते हैं, और इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 95 गुना अधिक है। इसका घनत्व जल की अपेक्षा 0.7 है। यदि कोई इतना बड़ा महासागर हो जिसमें इसे रखा जाए तो यह जल में उतारा नजर आएगा। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं, इसलिए पहला विकल्प सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साइंस से संबंधित। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? बहुत सरल प्रश्न। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या आरबीसी के कारण, या डब्ल्यूबीसी के कारण? रक्त में लाल रंग का जो कारण है वह है हीमोग्लोबिन, एचबी। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन, वर्णक और लोहा रहता है। यह रक्त संचालक क्रिया के दौरान फुफ्फुस से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, और पुनः ऊतकों में पहुंचने पर इससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो एचबी दूसरा विकल्प इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नहीं आता मूल अधिकार में। तो संपत्ति का जो अधिकार है, तीसरा ऑप्शन, वह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार संख्या 7 था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से हटा दिया गया था। अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखा गया एक विधिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। याद रखें, तीसरा इसका सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? पानी, निर्वात, लोहा, वायु। ध्वनि
आर पार नहीं जा सकती। 4 विकल्प आपके सामने, बताएं। पानी, निर्वात, लोहा, वायु। तो जो निर्वात है, दूसरा विकल्प, इससे ध्वनि आर पार नहीं हो सकती। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। जो वस्तुएं कंपन करती हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि के संचरण हेतु द्रव्यमान माध्यम अर्थात ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो निर्वात है उसमें कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। इसका दूसरा विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अगरतला, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। बहुत ही सरल। आप देखें नीचे से, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पहला विकल्प देखें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की कोहिमा है। मणिपुर की आइजोल नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही विकल्प होगा। फिर से एक बार, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं बल्कि इम्फाल है। नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है। पहला और दूसरा दोनों राजधानियां सही हैं। चौथा राजधानी सही है, लेकिन मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आज का अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1782 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट। बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा 1786 ईस्वी का एक्ट। 1786 में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए पिट ने 1786 में एक अधिनियम पास किया, जिसके अनुसार कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति व गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। इस अधिनियम से कॉर्नवालिस को अपने परिषद के निर्णय को विशेष अवस्था में रद्द करने का अधिकार भी मिल गया था। इसका सही विकल्प होगा 1786 का एक्ट। 1786 में एक अधिनियम पास किया गया था और उस अधिनियम में यह था कि कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति व गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाएगा। इस अधिनियम से कॉर्नवालिस को अपने परिषद के निर्णय को विशेष अवस्था में रद्द करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन इफेक्ट खोज के दिन को वैज्ञानिक दिवस के रूप में बताया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि पर मनाया जाता है? पहला विकल्प 27 फरवरी, दूसरा 28 फरवरी, फिर तीसरा 28 मार्च, चौथा 28 अप्रैल। किसी तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है।
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसलिए इसका बी विकल्प सही है। याद रखें, चंद्रशेखर वेंकटरमन विख्यात भौतिक शास्त्री जिन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, 28 फरवरी के दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। सीवी रमन के सम्मान में 28 फरवरी का यह दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी इसका सही ऑप्शन होगा। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? बताएं। संस्कृत, सिंधी, पंजाबी और चौथा कोंकणी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो दूसरा सिंधी। संविधान की 8वीं अनुसूची, मूल रूप से संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इसमें 15वें भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया और उसके बाद 71 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 3 और भाषाओं को जोड़ा गया। वे तीनों भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन तीनों भाषाओं को 71वें संवैधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, लेकिन मूल रूप से संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 ही भाषाएं थी, लेकिन 21वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम 1967 द्वारा इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सिंधी भाषा ये सही विकल्प होगा। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला 13वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेयो। बताएं। 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटिश भारत की बॉगडाउ गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के हाथ में था और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था। तो इसलिए इसका बी दूसरा जो विकल्प है लॉर्ड कैनिंग ये सही विकल्प होगा। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में जो विलय हुआ वह कौन सी रीति से? अपहरण की नीति से, सहायक संधि द्वारा, युद्ध द्वारा, कुप्रशासन द्वारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो अंग्रेजी राज में विलय हुआ था वह कुप्रशासन द्वारा हुआ था। इसका जो चौथा विकल्प है वो सही विकल्प होगा। अवध का अंग्रेजों से संपर्क सर्वप्रथम क्लाइव के समय में हुआ था, किंतु इसके विलय की पृष्ठभूमि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से ही शुरू हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजी रेजिमेंट आउटरम की 1854 की रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 याद रखें, आरोप लगा करके उस पर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया था।
इसलिए इसका सही विकल्प होगा चौथा विकल्प, कुप्रशासन द्वारा। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत आसान सा प्रश्न। गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद भारतीय ठिकानों की देखरेख करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया था और उसने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन भार ग्रहण किया तथा गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प कुतुबुद्दीन ऐबक ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, केसर का वाणिज्यिक स्तर का उत्पादन निम्न में से किस राज्य से होता है? सबसे अधिक केसर कहां से पैदा होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, केरल। केसर का सबसे अधिक उत्पादन, वाणिज्यिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। प्राचीन काल से ही जम्मू कश्मीर राज्य में केसर की खेती होती है। मुगल सम्राटों ने इसको काफी प्रोत्साहित भी किया था। अंग्रेजों के समय से अब तक कश्मीर में वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन हो रहा है, आज भी हो रहा है। जम्मू और कश्मीर इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? 15 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956, 9 नवंबर 1956, 6 अक्टूबर 1959। बताएं किसी तिथि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनकी मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956। इसका जो दूसरा विकल्प है वह सही विकल्प होगा। 6 दिसंबर 1956 को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कौन सुमेलित नहीं है? मिर्जापुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी। दूसरी तरफ कालीन, हथकरघा, ताले, साड़ियां। सारी दोस्तों इसका पीडीएफ थोड़ा सा गलत हुआ है। दूसरी तरफ जिससे सुमेल करना था वह ऑप्शंस टाइप नहीं हो पाया है। तब भी आपको बता देते हैं, मिर्जापुर जो है उसमें कालीन उद्योग के लिए बहुत ही महत्व है। इलाहाबाद जो दूसरा है उसमें सिल्का उद्योग के लिए इलाहाबाद को जाना जाता है। कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर को जाना जाता है। और अलीगढ़ में तो ताले प्रसिद्ध हैं और वाराणसी की साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो साड़ी के लिए वाराणसी, ताले के लिए अलीगढ़, मिर्जापुर के लिए कालीन उद्योग और इलाहाबाद सिल्का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित। कथन है चेचक या स्मॉल पॉक्स वायरस द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। इसका कारण है मरीज को प्रथम बिस्तर पर रखना चाहिए। सबसे पहले मरीज को बिस्तर पर रखना चाहिए। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है।
मरीज को प्रथम बिस्तर पर रखना चाहिए। कथन और कारण ध्यानपूर्वक देख लें। पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन पर आधारित है। कथन सत्य है, कारण असत्य है, कथन असत्य है, कारण सत्य है, कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं। 4 विकल्प आपके सामने। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है, चेचक जिसको कहते हैं, वायरस द्वारा होता है। कारण है मरीज को अलग बिस्तर पर रखना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा कथन और कारण दोनों सत्य है। चेचक जो है स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, ये तो सही है। और ये भी सही है कि मरीज को अलग घर में बिस्तर पर रखना चाहिए। दोनों कथन और कारण दोनों सत्य है, इसलिए ये विकल्प सही विकल्प होगा। इस कारण कथन पर, इसका जो कारण है कथन पर ही आधारित है, डिपेंड है। चेचक के बारे में आप सभी जानते हैं। चेचक अति संक्रामक रोग है। यह वायरस के कारण फैलता है। स्मॉल पॉक्स जो चेचक है ये वायरस के द्वारा फैलता है। इस रोग के विषाणु रोगी के त्वचा, थूक, फफोड़ों के पीप, मलमूत्र आदि में होते हैं। अतः रोगी को अलग बिस्तर पर कर देना चाहिए। इसलिए इसका कारण और कथन दोनों सत्य है। इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? रायगढ़, सतारा, पुरंदर, तंजौर। शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? सही उत्तर बताएं। आपके सामने 4 विकल्प। शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। शिवाजी ने अपने सीमित संसाधनों के द्वारा बहुत अधिक परिश्रम करके अपने जीवन के अंतिम समय तक एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित कर दिया था और 1674 में शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी रायगढ़ में स्थापित कर दी थी। याद रखें, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने इसे कब स्थापित किया? 1674 ईस्वी में स्थापित कर दिया। बनारस के प्रसिद्ध विश्वेश्वर उर्फ नागभट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया। शिवाजी का राज्याभिषेक जो किया था बनारस के रहने वाले नागभट्ट थे और उन्होंने, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और मराठा राज स्थापित किया और 1664 में शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी रायगढ़ बनाई। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन का आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। धन्यवाद।